हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, हाल ही में ईडीओ का रिजल्ट आया है, जिसके साथ ईडीओ की संशोधित मॉडल उत्तर भी जारी किया गया है। और बहुत से स्टूडेंट उस मॉडल उत्तर को देखकर उनमें गुस्सा आया है, रोष की भावना है कि किस तरीके से एक प्रश्न पत्र में 20% क्वेश्चन ही गलत पूछ लिए गए और 20% क्वेश्चन आप देखेंगे कि विलोपित हो गए। और ये 20% आंकड़ा कहीं ना कहीं रिजल्ट को इतना प्रभावित किया है कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एक्चुअल मेहनत किया है, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन से यहाँ से बाहर हो गए हैं। तो अब स्टूडेंट जो है अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि ईडीओ के एग्जाम को रद्द करा के फिर से एग्जाम कराए जाने चाहिए। और इसके लिए क्या आगे किया जा सकता है, इसके ऊपर रणनीति बनाने की बात कही जा रही है। तो अब हमारे पास, अगर हमको ईडीओ का पेपर रद्द कराना है, यहाँ बात केवल ईडीओ के पेपर की नहीं है। पहली बात तो यही है, अगर आप ये, ऐसा नहीं है कि ये पहला प्रश्न पत्र था जिसमें इतने क्वेश्चन विलोपित हुए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप इस साल या पिछले साल में जितने एग्जाम हुए हैं, हर को देखिए, चाहे आपने हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दिया हो, 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन विलोपित किया गया है। अगर आप उसके बाद जो भी एग्जाम हुए हैं, सांख्यिकी अधिकारी का जो एग्जाम हुआ है उसमें 6-7 क्वेश्चन विलोपित हुआ है। अब ईडीओ के एग्जाम में क्वेश्चन विलोपित हुआ है। मंडी सचिव का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 5-6 क्वेश्चन विलोपित हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन क्योंकि ये पेपर देने वालों की संख्या भी ज्यादा थी और क्वेश्चन विलोपित होने की संख्या भी ज्यादा थी, इसलिए हमारा ध्यान अभी उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो अगर हमको पेपर रद्द कराना है, तो ऐसा नहीं कि जो केवल ईडीओ का एग्जाम दिए वही बच्चे जाकर प्रोटेस्ट करें, वो तो जरूरी नहीं है। क्योंकि आगे हो सकता है कि अभी आपने ईडीओ का एग्जाम नहीं दिया हो, आगे कोई और भी एग्जाम आ रहा हो, आप वो एग्जाम तो देंगे। तो क्या एग्जाम की प्रणाली में हमको परिवर्तन कराना है, तो सबसे पहले हर वर्ग का बच्चा, चाहे वो ईडीओ की तैयारी कर रहा हो या ईडीओ का एग्जाम दिया हो या कोई भी भविष्य में एग्जाम होगा, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम सबको आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर छात्र और जो शिक्षक हैं, उनके बीच बेहतर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। केवल अगर शिक्षक ही कुछ करे तब भी कुछ नहीं हो रहा है, और केवल छात्र ही जाकर प्रोटेस्ट करे तब भी कुछ नहीं होना है। यहाँ पर हम दोनों वर्ग को साथ में आना पड़ेगा, तभी हम सिस्टम के सामने आवाज उठा सकते हैं। कई बच्चे एसएससी का उन्होंने प्रोटेस्ट देखा, कैसे शिक्षक और छात्र मिलकर प्रोटेस्ट किए, वैसे ही हमको भी यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो दो तरीके से हम इस सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं। पहला तरीका कि हम व्यापम में जाकर ज्ञापन दें कुछ, या दूसरा तरीका कि हम हाई कोर्ट जाएं डायरेक्ट। तो दोनों ही तरीके अपनाए जा सकते हैं। अगर हम व्यापम में जा रहे हैं और व्यापम में जाकर अगर हम केवल जाकर ज्ञापन देकर आ रहे हैं, वो पहली प्रक्रिया जरूर होती है कि हम ज्ञापन देकर आए, लेकिन उसके बाद कोई समय सीमा तय नहीं है कि वो उस ज्ञापन पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है। हो सकता है 2-3 दिन में आपकी पूरी प्रॉपर मेरिट लिस्ट आ जाए, तो उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो जाए, तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में दो चीजें हैं, या तो हम पहले ज्ञापन सौंपे व्यापम में जाकर, और दूसरी बात, उसके बाद हम साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी जाएं। ठीक है। तो केवल ये छात्र का काम नहीं है, शिक्षकों का भी काम है कि हम जो है स्टूडेंट का यहाँ पर साथ दें। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक है, वो ऐसे नहीं है कि वो एकजुट होकर सामने आएंगे। यहाँ शिक्षक जो है वो कंपटीशन की भावना है हर कोचिंग सेंटर के बीच, कि हम जो है बेहतर है। तो उसके लिए जो टीचर के बीच भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और जो छात्रों के बीच, क्योंकि छात्र भी दो भाग में बटे कि हम ये पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हम ये पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसके कारण छात्र भी एक साथ नहीं आते। ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमारे यहाँ का कोई भी प्रोटेस्ट सफल नहीं हुआ है। केवल अगर आप देखेंगे, जब आपके जो शिक्षक, सहायक शिक्षक के पद से जब निकाला गया था टीचर को, तो उन्होंने किस तरीके से एकजुट होकर आंदोलन किया, और अंत में रिजल्ट आपके सामने कि उनको दूसरी जगह पोस्टिंग दी गई। हमारे यहाँ अगर शिक्षक भर्ती का कोई एग्जाम दे रहा है, उनका प्रोटेस्ट अलग चलता है। हमारे यहाँ कोई ईडीओ का एग्जाम देगा तो उनका प्रोटेस्ट अलग चलता है। तो क्यों ना हम सब साथ आकर इसके लिए आवाज उठाएं। तभी यहाँ पर, क्योंकि जब संख्या बल ज्यादा होगा तभी सरकार आपके सामने झुक सकती है, संस्था अपने रिजल्ट को परिवर्तित कर सकती है। तो सबसे पहला हमको साथ आना पड़ेगा। और हर टीचर या हो स्टूडेंट, आप कहीं पर भी बोले, हम आपके साथ खड़े हैं।
खड़े हैं। कोई भी टीचर अगर चाह रहे कि हम साथ में प्रोटेस्ट करने आए तो आप हमसे संपर्क कीजिए। कई टीचर हमसे संपर्क में हैं और हम जो है व्यापम में जल्द ज्ञापन देने जाने वाले हैं और हमारी संस्था जल्द ही आपका हाई कोर्ट में भी कुछ ना कुछ केस लगाने वाली है, ताकि जो ये पूरी प्रक्रिया है इसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सके। हाई कोर्ट का एक डिसीजन इसके ऊपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 में एक सिविल जज का एग्जाम पीएससी ने लिया था और उस सिविल जज के पेपर में लगभग 40 से 43 क्वेश्चन गलत पूछे गए थे। चाहे मतलब उसमें एक क्वेश्चन में 2 आंसर थे, किसी का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत था, तो कुल मिलाकर 43 क्वेश्चन जो थे उसमें ऐसे थे जो आपके गलत थे, लेकिन पीएससी उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। अंत में जब यह हाई कोर्ट में पूरी प्रक्रिया चली तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसके ऊपर यह डिसीजन दिया कि वो जो प्री का पेपर हुआ था वो पेपर को रिकंडक्ट कराने का आदेश दिया और साथ में हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर ये री एग्जाम जो कराया जा रहा है, ये अगर हम इसको छोड़ दें कि हम री एग्जाम ना करें, जो पीएससी ने पेपर लिया है डायरेक्ट हम उसके ही जरिए आगे बढ़ जाएं और जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो मेंस का पेपर दे, तो बहुत संकीर्ण सोच होगी और जो संस्था में बदलाव आना चाहिए, जो उनकी चयन प्रक्रिया में बदलाव आना चाहिए, वो चयन प्रक्रिया में सुधार नहीं हो पाएगा। इसी के लिए हाई कोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणी करते हुए ये डिसीजन दिया कि जो आपका प्री का पेपर था उसको पीएससी को रिकंडक्ट कराने का आदेश दिया और साथ ही ये बोला कि जिन स्टूडेंट ने पहले ये एग्जाम दिया हुआ है उनसे दोबारा फीस नहीं ली जाएगी इस री एग्जाम को कराने के लिए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको हाई कोर्ट जाना है, क्योंकि हाई कोर्ट आपका किसके ऊपर काम करेगा, सबूत के ऊपर काम करेगा। आपके 12 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भली 12 क्वेश्चन विलोपित है, 8 क्वेश्चन का आंसर 2 लिए गए हैं, लेकिन यहां पर आपका हाई कोर्ट ये भी जरूर देखता है कि उससे प्रभावित कितने लोग हुए हैं। तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है जिनका, अगर आपका जब मॉडल आंसर आया था उसमें आपका मार्क्स ज्यादा था और आप सिलेक्शन के करीब थे और आप हो सकता है कि आपने जो 12 क्वेश्चन विलोपित हुआ और 8 क्वेश्चन का डबल आंसर लिया गया है, बहुत से स्टूडेंट ने उनको अटेम्प्ट किया होगा और मॉडल आंसर के हिसाब से उनका आंसर सही भी आ रहा होगा, लेकिन जब संशोधित मॉडल उत्तर आया तो ऐसे स्टूडेंट को उसमें फायदा हुआ जिन्होंने उस क्वेश्चन को, मतलब बोल सकते हैं कि उन्होंने उसको बनाया ही नहीं था या उन्होंने उसको गलत बनाया था, तो उनके मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन विलोपित हो गया तो उनका जो माइनस मार्किंग था वो भी हटा और साथ ही साथ क्वेश्चन का बोनस अंक भी उनको मिला, जिसके कारण वो बच्चा जो है एक्चुअल जो बच्चा पढ़ा था उससे आगे हो गया। वो जैसे कि मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति ने 70 नंबर पाया है पेपर में, 70 नंबर उसका मॉडल आंसर से आ रहा था और जो 12 क्वेश्चन विलोपित हुए और 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ, उनमें उनका 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही था और बाकी क्वेश्चन उन्होंने नहीं बनाया था। और एक दूसरा बच्चा जिसका उसका 70 नंबर ही आया है या 65 नंबर आया है, 68 नंबर आया है, उन्होंने उनमें से कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में अगर क्वेश्चन विलोपित हुआ तो क्योंकि 10 नंबर तो वो बच्चा जो 70 नंबर पाया हुआ है, वो 10 क्वेश्चन नंबर तो उस क्वेश्चन का पहले ही उसमें जुड़ा हुआ है। तो अब जब क्वेश्चन विलोपित होने के कारण जो एक्स्ट्रा नंबर मिल रहा है तो एक्स्ट्रा नंबर का लाभ उसको कम मिला, लेकिन जो बच्चा उसको नहीं बनाया है तो उसको तो पूरा 18 नंबर का यहाँ पर लाभ मिल गया। तो वो डायरेक्ट जो बच्चा 70 नंबर पहले पा रहा था वो उससे आगे चला गया। तो ये नुकसान जो हुआ है ये हाई कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। तो कोई ऐसे स्टूडेंट है तो मेरे को जरूर व्हाट्सअप करें, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, उसमें जरूर ये व्हाट्सअप करके मेरे को बताएं कि ऐसे कितने बच्चे थे जिनका नंबर जो है वो रिजल्ट आने के बाद, मतलब या संशोधित उत्तर आने के बाद वो चयन प्रक्रिया के करीब थे, लेकिन संशोधित उत्तर आने के बाद वो उनसे पीछे हट गए और उनको जो क्वेश्चन विलोपित हुए हैं उसका लाभ उनको नहीं मिल पाया जो बाकी बच्चों ने पाकर वहां पे रैंक पाए। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है तो जरूर मेरे को यहाँ पर व्हाट्सएप में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि अगर हम हाई कोर्ट जाएंगे तो हमारे पास उसका प्रॉपर एक डेटा होना चाहिए कि देखो हमारे इतने स्टूडेंट का मार्क्स जो है ये चेंज हुआ और इसके कारण वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। तो हमारी अभी टीम विशेषज्ञों वकीलों की सलाह ले रही है। जल्द ही हाई कोर्ट में हो सकता है हम रिट पिटीशन के लिए जाने वाले हैं, तो वो भी हम छात्र हित में अभी करने वाले हैं। तो उसमें भी आपका सहयोग लगेगा, तो वो सहयोग के लिए आप तैयार रहिएगा। और अगर आपको व्यापम में भी हम अभी जाने वाले हैं, हम सभी जो मेरे टच में जितने शिक्षक हैं
उनसे हम बात कर रहे हैं। जल्द ही हम व्यापम में भी ज्ञापन सौंपने जाएंगे और अगर व्यापम के कुछ हमको अच्छा जवाब, उनके तरीके से सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिल रहा है तो हम जरूर इसके लिए प्रोटेस्ट भी चालू करेंगे, ताकि आपका हित सर्वोपरि है। क्योंकि अगर आप एक सीधा से सोचिए कि अगर हम शिक्षक जो अलग अलग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, वो कमा कहां से रहे हैं? आप लोग से ही तो कमाए हैं। आप लोग अगर हमारा कोर्स ले लेंगे तो क्या हमारी कमाई होगी क्या? नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो अगर जब हम आपसे कमा सकते हैं तो आपके लिए आवाज भी तो उठा सकते हैं। तो अब जो शिक्षक है वो आपस में यदि कंपटीशन छोड़ के अगर हम एक साथ आए तो हम जरूर इस आंदोलन को सफल बना सकते हैं। और दूसरी चीज कि जो छात्र हैं वो भी सहयोग करें, क्योंकि जब पिछले बार शिक्षक भर्ती वाला जैसे मैंने बताया कि छात्र लोग सहयोग करने के लिए आए थे, लेकिन जब हम सीजीपीएससी में रिफॉर्म की बात कर रहे थे, आप हमारा वीडियो उठाकर देखिएगा, यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। जब सीजीपीएससी में जब हम रिफॉर्म की बात कर रहे थे, तो सब बच्चे कमेंट सेक्शन में तो बोले हम आपके साथ हैं, हम आएंगे। लेकिन जब एक्चुअल सीजीपीएससी जब हम पहुंचे तो हमारे साथ केवल 12 बच्चे थे। आप सोच सकते हो कि कमेंट छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी उसमें चला, और लेकिन जब वहां पर पहुंचने की बात आई तो कोई पहुंचा नहीं। हमारे बच्चों में संकोच आ जाता है कि नहीं हम क्यों जाएंगे, चलो कोई और चला जाएगा, वो तो जाकर कर ही रहे ना, उसका फायदा हम ले लेंगे। अरे आपकी आवाज आप कब उठाओगे? सिर्फ आप दूसरे के भरोसे रहोगे और दूसरा तो पहले ही आपके भरोसे में है। तो जब तक आप लोग अपने प्रोटेस्ट करने के लिए सामने नहीं आएंगे, केवल यूट्यूब में बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने देखा ना कि पिछले बार जब गवर्नमेंट थी, सीजी गवर्नमेंट जो थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उनको परिवर्तन करने वाला कौन था? युवा वर्ग था। युवा वर्ग ने बहुत आशाओं के साथ इस गवर्नमेंट को वोट दिया था, और ये गवर्नमेंट भी वही रास्ते में चल रही है। कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। स्टूडेंट बोलते हैं कि अब हम अगली बार दूसरे को वोट देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? वही गवर्नमेंट को, आप पुरानी गवर्नमेंट को वापस ला सकते हो। तो पुरानी गवर्नमेंट तो पहले ही डूबी हुई थी, ये गवर्नमेंट भी उसी राह में चल रही है। तो वोट का खेल से कुछ नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? स्टूडेंट को, जो पहले भी मर रहा था, आज भी मर रहा है। पहले भी अपना समय खराब कर रहा था, आज भी अपना समय खराब कर रहा है। और कई स्टूडेंट का तो हमारे सिस्टम से पूरा विश्वास उठ चुका है कि हम कुछ नहीं करना चाहते। अब हम पढ़ाई छोड़ के दूसरा काम करना चाह रहे हैं। छोड़ो। तो इतना जो आपका समय गया, इतना आपका एज गया उसके पीछे, 5 साल 10 साल आपने तैयारी कर ली और आप सिस्टम का शिकार बनकर रह गए, तो आने वाले जो लोग हैं, जो अभी जो पीढ़ी पेपर दे रही है, वो भी उसी का शिकार बन रही है। तो सिस्टम तो यही बना रहेगा। जब तक हम सिस्टम के खिलाफ ही नहीं जाएंगे तब तक हमारा सिस्टम यही बना रहेगा। तो अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो एक पूरा ग्रुप बनाना पड़ेगा जो प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाए। जल्दी कुछ ना कुछ इसमें हम आपको जानकारी भी देंगे कि हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इसके समर्थन में हैं, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि हम हाई कोर्ट भी हमारी संस्था लगाने वाली है, तो और कोई इसके समर्थन में हमारे साथ आना चाहता है तो वो जरूर अपना सहयोग दें। और व्यापम में जाकर जो ज्ञापन देना है या प्रोटेस्ट करना है आपको, उसके लिए आप क्या विचार कर रहे हैं वो भी अपनी राय जरूर दीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं और निरंतर हम साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप अकेले नहीं हैं, ये चीज याद रखिएगा। इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जल्द उम्मीद है कि सरकार तक भी ये बात पहुंचेगी कि जो धांधली हो रही है, जो आपने पिछली सरकार की धांधली गिनाकर इस सरकार में आप आए हैं, तो आपकी सरकार भी यही धांधली कर रही है, कुछ नया नहीं है। पहले ये हो रहा था कि पैसे लेकर पोस्ट दी जा रही थी, अभी हमारे यहाँ नकल भी पकड़ा चुकी है, अभी हमारे यहाँ 20-20 क्वेश्चन विलोपित भी हो रहे हैं। यही वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी जो पहले ये बोल रहे थे, अगर आप उनके 2019-20 का निकाल कर देखेंगे फेसबुक पोस्ट या आप ट्विटर में पोस्ट देखेंगे उनकी, तो वो बोल रहे थे कि युवा हमारे भविष्य है, रीढ़ की हड्डी है हमारे राज्य की। तो आज क्या वो रीढ़ की हड्डी में पैरालिसिस हो गया? आपकी सरकार आई तो वो क्या रीढ़ की हड्डी नहीं रहे? आप कुछ उसको और बना दिए हो। तो ये विचार सरकार के पास भी जाना चाहिए। तो जरूर हम इसमें कुछ ना कुछ आगे करेंगे। पूरा जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है।
आप भी जो आपका समर्थन सहयोग है जरूर हमको दिखाएं और जरूर साथ आएं, हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद।